अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग MGT 211 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास पास्ट पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हमारे पास जो है ये है पार्ट 2। इससे पहले भी हम एक वीडियो पास्ट पेपर के ऊपर बना चुके हैं MCQ से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने 100+ MCQs जो थे वो कवर किए थे। और ये हमारे पास MGT 211 पार्ट 2 है MCQ का। पास्ट पेपर के सारे MCQs यहाँ पर लिखे हुए होंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है 85+ MCQs जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसके अंदर आपके तमाम के तमाम पास्ट पेपर के MCQs जो है वो कवर होंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा प्लेलिस्ट का, जिस पर आप क्लिक करके जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आने वाली जो वीडियोस होंगी MGT की वो भी वहां पर मौजूद होंगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले MCQ जो हमारे पास लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर टू राइट ऑफ ओनरशिप इज। तो हमारे पास जो राइट ऑफ ओनरशिप होता है वो डिफिकल्ट होता है ट्रांसफर करना, किसके अंदर? पार्टनरशिप के अंदर। तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, वेजेस आर पेड फॉर। तो वेजेस जो है हमारे पास हम पे करते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो ये आपने याद रखना है, वेजेस जो हम पे करते हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। तो शॉर्ट टर्म करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग, यानी पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी मुल्क से बाहर क्या चीज़ें बेच रहा है। तो स्पोर्ट्स के आइटम यानी सियाल कोड में आपको पता होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बेचता है, जाहिर सी बात है, किसान मौजूद है, खेती बाड़ी कर रहे हैं। और टेक्सटाइल प्रोडक्ट भी बेचते हैं। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, मैनेजर्स हैव डैश टाइप ऑफ स्किल। तो मैनेजर्स के पास कितनी तरह की स्किल्स होती हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि मैनेजर्स के पास 3 तरह की स्किल्स होती हैं। मैनेजर हैव 3 टाइप ऑफ स्किल्स, और ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से स्किल्स हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द पीपल फॉर जॉब। तो हमारे पास वो प्रोसेस जिसके अंदर हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई आ जाओ जॉब ले लो। उस जो हमारे पास जो जॉब होती है उसको हम जो है उस तरह का अट्रैक्टिव बनाते हैं, यानी उसके अंदर वो चीज़ें लिखते हैं जिससे जो है अगला बंदा जिसको जॉब चाहिए वो हमारे पास आकर काम कर सके। तो वो प्रोसेस जो होता है जिसके थ्रू हम जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो जॉब ले लें, उसे क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो जॉब ट्रेनिंग के दरमियान हमारे पास मेथड कौन सा होता है, यानी जब जॉब की ट्रेनिंग चल रही होती है तो उस वक्त हमारे पास मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लेक्चर्स हैं, क्या उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं या फिर उनको वेस्टिबुल पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वीडियोस दी जाती है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं है। वैसे जो सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं उसके अंदर तो थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह भी बोलते हैं देख लो, उनके पास टाइम थोड़ी होता है कि आपके पास सर के ऊपर बैठे रहें। लेकिन जो जॉब ट्रेनिंग होती है, जो जॉब की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी। आपके पास क्या होगा, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। द लाइबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज। तो हमारे पास जो लाइबिलिटी होगी किसी भी एक सोल ट्रेडर की, याद रखना है आपने, किसकी लाइबिलिटी होगी, सोल ट्रेडर की। तो वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड होगी। ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री में। तो जेनेटिक इंडस्ट्री से क्या मुराद है, तो जेनेटिक इंडस्ट्री से मुराद है कैनल, शुगर मिल, पोल्ट्री या फिर एग्रीकल्चर। अच्छा, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब क्या हुआ। तो जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास पोल्ट्री है। ना ही शुगर मिल है, ना ही कैनल है और ना ही एग्रीकल्चर है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री से कौन बिलोंग करते हैं, पोल्ट्री। ये कैसे बिलोंग करते हैं, तो जेनेटिक इंडस्ट्री की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आपने गूगल सर्च किया, जाहिर सी बात है हर एक चीज़ में वीडियो के अंदर आपको नहीं बता सकता। जो चीज़ समझ नहीं आ रही आपने गूगल पे जाके सर्च कर देना है। अब इससे क्या मतलब होता है, जेनेटिक इंडस्ट्री, द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक तो आपको पता होगा, जेनेटिक्स से आपको समझ आ रही है, डेफिनेशन क्लियर होगी कि जेनेटिक्स के बारे में ही बात होगी। बर्ड्स, प्लांट्स और एनिमल ETC, यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे ये पूछेंगे तो आप इजीली बता दोगे कि जिसमें बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल वगैरह की ब्रीडिंग वगैरह की बात हो रही है तो जेनेटिक कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, और इसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं। चलो ठीक हो गया। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है ये आपको पता होनी चाहिए, मेन चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या है हमारे पास, रेयरिंग ऑफ केटल फॉर मिल्क, डेयरी फार्म्स हो गए, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, रेयरिंग ऑफ प्लांट्स इन द नर्सरी, ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स ETC। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगी। तो ये नहीं कि पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री लिखा हुआ है तो आपने उस पर क्लिक कर दिया और अगली दफ़ा क्या लिख देंगे, डेयरी फार्म लिख देंगे। तो डेयरी सिर्फ लिख दे तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो भी इसके अंदर आएगा, जेनेटिक्स के अंदर। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, द फर्स्ट स्टेज एवोल्यूशन बिजनेस इज। जो पहला स्टेज होगा एवोल्यूशन बिजनेस का वो क्या होता है हमारे पास, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हमारे पास पहला स्टेप होगा। नेक्स्ट, व्हेन एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश अ बिजनेस। जब भी कोई मतलब एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश करता है,
दे मस्ट फर्स्ट डिसाइड ऑन द फॉर्म ऑफ ओनरशिप, उनको सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करनी चाहिए ओनरशिप के बारे में। नेक्स्ट क्या हमारे पास जनरली इन ए लिमिटेड पार्टनरशिप, तो लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर क्या होती है हमारे पास जो तमाम के तमाम पार्टनर्स होते हैं उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि अनलिमिटेड चीज़ थी कोई, तो साथ साथ अपने पॉइंट्स नोट करते रहने। यहाँ पे लिमिटेड आ गया, ऊपर अनलिमिटेड था, तो जहाँ पे जो चीज़ लगानी है उस मुताबिक आपने क्वेश्चन के साथ याद रखना है। रट्टे नहीं लगाने कि ऊपर अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड जहाँ पे भी आ जाए टिक कर देना वहाँ पे, ऐसे नहीं होगा। जहाँ पे जो चीज़ चाहिए उसी के मुताबिक आपने चीज़ें याद रखनी है। अब लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है हमारे पास तमाम पार्टनर के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब इसको आपने क्वेश्चन के हिसाब से याद रखना है कि जनरली यानी आमतौर पर जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है उसके अंदर तमाम पार्टनर के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि लिमिटेड पार्टनरशिप है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास द लीडिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट शुड बी कंडक्टेड इन अ मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद फिम्स, तो जो लीडिंग फंक्शन होगी किसी भी मैनेजमेंट की वो कंडक्ट करनी चाहिए यानी इस मैनर में जो कि कंसिस्टेंट हो फिम के साथ। किस तरह से? तो वो किसके अंदर आएगी सारी की सारी चीज़ें ताकि प्लान कर सके, तो इस तरह कंडक्ट की जाए यानी वो सारी की सारी चीज़ किसके अंदर आएगी? स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर आएंगी। ये इसकी डेफिनेशन भी आप समझ सकते हो। The skill manager used to understand the skills manager used to understand the relationship among the various tasks of the firm are, तो ये सारी की सारी किसके अंदर आएंगी? स्किल जो रिलेशनशिप होगी वेरियस टास्क का फिल्म के साथ, तो हमारे पास वो आती है टेक्निकल स्किल्स के अंदर। नेक्स्ट है द फोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो फोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन कौन से हमारे पास? तो यहाँ पर हमारे पास कैन नॉट बी परफॉर्म बाय वन इंडिविजुअल, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये फोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है इसको आपने देख लें। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो है मिस्टेक हुई है, इसको मैंने रिसर्च की दोबारा से, इसको देखा मैंने, तो यहाँ पर ये गलत मार्क किया हुआ है। तो हमारे पास जो फोर फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के वो क्या होने चाहिए? उसको मस्ट इंटीग्रेट करना चाहिए हमें। और वो फोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये फोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है हमारे पास, इनको आपने अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग हमारे पास फोर फंक्शन है मैनेजमेंट के। और वो हमारे पास के द फोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड, उनको हमें लाजमी इंटीग्रेट करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपने याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सेप्टेंस बाय अदर्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो जो सोशल इंटरेक्शन है, एक्सेप्टेंस है दूसरों के द्वारा, तो हमारे पास वो किसके एग्जाम्पल्स आएंगे? वो सेफ्टी नीड्स के एग्जाम्पल्स आएंगे। When firms delegate more authority to their employee, this strategy is referred to as, तो जब हमारे पास कोई भी फिल्म जो है वो मोर अथॉरिटी देती है एम्प्लॉय की तरफ, तो हमारे पास ये स्ट्रेटेजी कहलाती है एम्पावरमेंट। ये आपने याद रख लेना है। द प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन द टास्क एंड द नेसेसरी क्रेडेंशियल्स फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन इज रेफर्ड टू एज, तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द टास्क एंड द नेसेसरी क्रेडेंशियल फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, तो किसी भी खास पोजीशन के लिए हमें जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती है, जो भी हम टास्क प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जो उस बंदे को ले सकें या उस चीज़ को ले सकें, तो किसके थ्रू रेफर की जाती है? तो हमारे पास कहलाती है वो जॉब एनालिसिस के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। अ डैश इज एन असाइनमेंट टू अ हायर लेवल जॉब विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेटर पे, तो हमारे पास वो कौन सा असाइनमेंट है जिसके थ्रू हमें क्या होती है? एक हायर लेवल की जॉब मिल जाती है मजीद यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और पे भी ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही ओहदा बढ़ता है तो वो किस चीज़ के अंदर आती है? प्रमोशन के थ्रू आती है। ओहदा बढ़ गया, प्रमोशन हुई, उसके बाद जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो जाती है। पहले मान के चलो अगर आप जॉब कर रहे थे, नॉर्मल आपका अपना काम था, लेकिन जब आपकी प्रमोशन हो गई, अब आपके अंडर जितने बंदे आएंगे उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने हर एक पे ऊपर नज़र रखनी कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जो चीज़ें चाहिए जितने लेवल में चाहिए उस तरह मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि अब आपकी क्लास उधर से डायरेक्ट लगेगी। सही है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल गई कि प्रमोशन ही वो असाइनमेंट है जिसके अंदर जॉब जो है वो हायर लेवल की हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो जाती है और अल्टीमेटली पे भी ज़्यादा ही मिलेगी। प्रोडक्ट परचेज बाय कंपनीज टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट्स आर, तो वो प्रोडक्ट जो कि हम परचेज करती है कंपनीज ताकि वो प्रोड्यूस कर सके दूसरे प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट्स मान के चलो कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे साबुन बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होती है, तो उसके अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो कंपनीज दूसरी किसी कंपनी से परचेज करती है, उसके बाद अपना दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो क्या कहलाती है? वो इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑफ बिहेवियर टू एम्प्लॉय थ्रू अ कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है किस तरह बिहेव करना है एम्प्लॉय के साथ थ्रू अ कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स के साथ।
A firm can charge a higher price without losing its customer if it does not have much competition. तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि हमारे पास कोई भी firm होगी तो हमारे पास क्या है, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है अपने कस्टमर से। जाहिर सी बात है, वो सर्विस दे रही है या जो भी चीज़ दे रही है तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है इफ़ डज नॉट हैव मच कंपटीशन, अगर उसका कोई कंपटीटर ही ना हो। कंपटीटर वही होता है जो आपको गिरा भी देता है और जिसकी वजह से जो है आपके ऊपर भी प्रेशर होता है। तो कंपटीटर से जो है आपने, जब वहाँ पे कंपटीटर ही नहीं है वहाँ पर अगर आप प्राइस कम रखो तो भी आपको पता है कि कितनी रखनी चाहिए, या ज़्यादा रखोगे तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर उस चीज़ की ज़रूरत है, डिमांड है, लोग लेंगे, हल्का फुल्का ऊपर नीचे आप प्राइस बढ़ा भी देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को तो लेना ही है। और अगर कोई और कंपटीटर होता तो वहाँ से वो फ़ायदा उठा लेता। फ़ायदा कैसे उठाता, अगर आपने प्राइस बढ़ा दी, 30 वाली चीज़ आप 50 में बेच रहे हो तो वो क्या करेगा, वो 30 के बजाय भले वो भी अपना प्रॉफिट बढ़ा के 40 में बेचेगा। चीज़ अगर वही है, क्वालिटी वही है, तो क्या होगा, क्लाइंट उसके पास जाना शुरू कर देंगे, यानी कस्टमर वहाँ पे जाना शुरू कर देंगे, तो वो आपके बिजनेस को जो है वो तबाह कर देगा, यानी एक तरह से आपका कंपटीटर बन जाएगा। तो जब कंपटीटर ना हो ये सब हरकतें करने के लिए, तब जब आप प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ा देते हो तो जो आपके कस्टमर है वो आपसे भागते वैसे भी नहीं है, क्योंकि उनको चीज़ पसंद है, 30 की जगह वो 50 में भी ले लेंगे अगर कंपटीटर ना हो। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जब आप प्राइस हाई कर देते हो तो आपके कस्टमर जो होते हैं, विदाउट लूजिंग कस्टमर, आप कस्टमर लूज नहीं करते। लेकिन ये कब होता है, यानी ये हर सिचुएशन में थोड़ी होगा। अगर आप प्राइस बढ़ा दी, दूसरा बंदा मौजूद है तो बंदे उसके पास जाना शुरू कर देंगे। तो जब कंपटीटर मौजूद ना हो और आप प्राइस इंक्रीज करते हो और आपके कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कंपटीशन नहीं होगा, डिमांड ज़्यादा होगी और आपसे तभी ले रहे हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रोड्यूसर टू। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो पाथ ऑफ प्रोडक्ट होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास क्या, प्रोसेस बाय विच ए कंपनी एनालाइजेस अ कंपटीटर प्रोडक्ट्स टू आइडेंटिफाई डिजायरेबल इंप्रूवमेंट इज। तो यहाँ हमारे पास जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंपनी एनालाइज करती है कि भाई जो कंपटीटर का प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करे और उसके अंदर जो डिजायरेबल इंप्रूवमेंट है वो की जा सकती है। तो किसके अंदर आते हैं, हमारे पास ये प्रोसेस आते हैं कंपटीटिव प्रोडक्ट एनालिसिस। अब ये भी एक अगेन एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, यानी आप कोई भी प्रोसेस करती है कोई भी कंपनी, अब मान के चलो आप कोई नया ब्रांड अपना लॉन्च कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो आप जो है वही सेम चीज़ अगर खोलोगे तो मार्केट में हो सकता है अगर उसके ऊपर हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और बंदे भी ज़्यादा मौजूद हैं, तो फिर आपका क्या होगा, मसला हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर चल सको उस मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे बंदे मौजूद होंगे। तो उस वक्त यानी हमारे पास जो प्रोसेस हम करते हैं, क्या करते हैं, बाय विच ए कंपनी एनालाइजेज अ कंपटीटर प्रोडक्ट, या फिर अगर आप उस कंपनी आपकी पहले से ही मौजूद है उस कंपटीशन के दौरान, तो फिर भी ये स्टेप आप कर सकते हो। या फिर अगर नहीं खोलना चाह रहे हो या फिर ऑलरेडी मौजूद है, तो आप क्या करोगे, अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट को गौर से देखोगे। अव्वल तो उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो नोट करोगे, और उसके बाद अगर आपने पहले कंपनी नहीं खोली यानी अभी खोलना चाह रहे हो, तो पहले आप लोगों के प्रोडक्ट्स देखोगे जो ऑलरेडी बेच रहे हैं, उनको गौर से देखोगे और उसके अंदर जो है एनालाइज करोगे कि आखिरकार इसके अंदर डिज़ायरेबल यानी जो हमारी अपने कस्टमर की ख्वाहिश होती है कि इसके अंदर ये होता तो कितना अच्छा होता। अक्सर हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि इसके अंदर अगर ये चीज़ इस तरह से होती तो ये ज़्यादा और अच्छा लगता, या ये चीज़ होती तो और ज़बरदस्त चीज़ हो जाती, या प्राइस हल्की से अगर कम होती तो ज़्यादा अच्छा होता, ये हल्का सा थोड़ा ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं। तो ये क्या होती है, डिज़ायरेबल इंप्रूवमेंट्स है जो कि हम उस प्रोडक्ट के अंदर कर सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट के अंदर डिज़ायरेबल इंप्रूवमेंट होगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जब नई कंपनी आएगी तो उन चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट कर लेगी और वो जब चीज़ बेचेगी तो कुछ ही टाइम के अंदर जो है वो उनकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी, और वक्त के साथ साथ जो है वो भी वहाँ पर एक पुख्ता ब्रांड बन जाएंगे, वहाँ पर एक जो है वो अपना सिस्टम चलाना शुरू कर देंगे, उनका भी एक नाम बन जाएगा। इसी तरह जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, अगर उनके ज़ाहिर सी बात है डिमांड तो चीज़ की होगी, लेकिन तभी उन्होंने कंपनी खोली, लेकिन अगर उनकी जो है प्रोडक्ट में कोई मसला है या जो भी चीज़ है तो दूसरे क्लाइंट के जो है प्रोडक्ट देखेगा, यानी अपने दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट देखेगा जो वही सेम चीज़ बेच रहे हैं कि उनकी क्यों ज़्यादा बिक रही है, उनमें उनके अंदर कुछ खास है या नहीं, और वही सेम चीज़ अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेगा और फिर वक्त के साथ साथ उसकी भी चीज़ चलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, तो ये कम्पिटिटिव प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर आता है। इतने डिटेल में समझाने के लिए यही समझा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए चीज़ें। अब नेक्स्ट क्या है, स्प्रेडशीट, डेटाबेस एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और ऑल टाइप ऑफ। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। CS101 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या आती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ये ऐप्स हैं सारे के सारे जो कि हम यूज़ करते हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अ फेम वैल्यू। तो जो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसी भी फिल्म के लिए वो क्या हमारे पास अर्निंग्स है,
नेक्स्ट है हाउ फंड्स आर ऑब्टेन एंड इन्वेस्टेड बाय द फर्म इज डिटरमाइंड बाय। तो हमारे पास जो फंड्स आते हैं, जो हमें मिलते हैं और जिनको हम इन्वेस्ट करते हैं, जो फर्म करती है तो वो हमारे पास किसके थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं, यानी कितने आ रहे हैं, कितने लगेंगे, कितने जाएंगे। तो सारी चीज़ें कहाँ से करते होती है, मैनेज, तो फाइनेंस फंक्शन से मैनेज होती है, यानी फाइनेंस डिपार्ट हमने सुना होता है, उसी से होती है। डैश इज यूज टू कवर लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस सच एज एसेट्स। तो कौन कवर करता है, जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस होती हैं उनको। तो हमारे पास डेप्थ फाइनेंसिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म चीज़ों को, लॉन्ग टर्म के एक्सपेंसेस को क्या करती है, कवर करती है। डैश इज द रेंज ऑफ वर्कर्स एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिहेवियर दैट डिफर बाय जेंडर, रेस एंड एथनिसिटी। सही है। तो हमारे पास वो किसके अंदर आती है, ये बाकायदा डेफिनेशन है, तो इसको आप नेगेटिव रट लेना। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होगी, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की। नेक्स्ट है, एन इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तब ये तो एक सिंपल सा हमारे पास है कि हमारे पास कोई भी इंक्रीज होता है जनरल लेवल का प्राइसेस के अंदर, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो वो 1 साल बाद भी हो सकती है, 2 साल बाद भी हो सकती है। और पाकिस्तान हो तो यहाँ पे तो हर महीने में महंगाई होती है। तो अगर पाकिस्तान की तो बात करें, यहाँ पे तो हर महीने के अंदर होती है, कोई स्पेसिफाइड पीरियड भी नहीं चाहिए। हर हफ्ते के बाद जो है वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो 10-15 रुपये और महंगी कर देंगे, या अगर महीना लगा दिया उन्होंने, एहसान कर दिया, तो फिर एक साथ ही जो है वो कीमत बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे तो हर महीने जो है ऊपर ऊपर जारी होती है। लेकिन वो चीज़ जो कि हमारे पास क्या हो, ओवरऑल बात होगी, पाकिस्तान की तो नहीं बात होगी। यहाँ पर जनरल लेवल जो प्राइसेस की होगी प्रोडक्ट्स की, किसी भी चीज़ की, वो किसी स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जब चेंज होती है तो वो इन्फ्लेशन के अंदर आती है। इन्फ्लेशन मतलब जो सालाना बाद थोड़ी सी महंगाई हो गई, मान के चलो 2% और हो गई, पाकिस्तान के अंदर तो 30% तक बढ़ती हैं चीज़ें, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन कहलाती है। ये सारी चीज़ें क्या आती है, इन्फ्लेशन के अंदर ही आती है। जो वक्त के साथ चीज़ें बढ़ती रहे, यानी कम तो हुई नहीं है और ना कभी होने वाली है, हमेशा बढ़ती रहती है वक्त के साथ साथ, तो वो इन्फ्लेशन आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ डैश डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन। तो कौन सी फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए होती, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास जो डिसएडवांटेज होती है वो क्या होती है, तो डिसएडवांटेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, सफिशिएंट कैपिटल है, प्राइम क्रेडिट स्टैंडिंग है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क तो होगा हमारे पास, तो ये डिसएडवांटेज तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि दोनों पार्टनरशिप है तो काम भी डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, सफिशिएंट कैपिटल और प्राइम क्रेडिट स्टैंडिंग, तो इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है हमारे पास डिसएडवांटेज से। तो मेन क्या चीज़ है कि वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सही है, ये तो सिंपल सी बात है। अब जो मेन चीज़ जिसकी वजह से क्या है हमारे पास पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज जिसे हम कह सकते हैं वो है प्रॉफिट शेयरिंग। अब अगर प्रॉफिट सही हो गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है, तो ऑलरेडी चीज़ें सेट हुई होती हैं। तो इसमें ये भी चीज़ हो सकती है कि भाई जो प्रॉफिट शेयरिंग के वक्त जो हमारे पास जो है वो थोड़ा सा मसला हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो गया ज़्यादा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में मेरे को क्यों कम मिला, उसको क्यों ज़्यादा मिला। तो हालांकि वो चीज़ें तो ऑलरेडी पहले मुआहदा होता है, सेट करते हैं, लेकिन इस चीज़ में भी मसले हो सकते हैं। उसके बाद अगर लॉस वगैरह हो गया, लॉस होने के बाद अब नई जगह इन्वेस्टमेंट तो करते रहेंगे, जाहिर सी बात है, बड़ी कंपनी वगैरह है, पार्टनरशिप है उनकी, तो दोनों की इजाज़त चाहिए होती है। अब प्रॉफिट नहीं हुआ, मान के चलो लॉस हुआ, अब अगली दफ़ा दोबारा जब इन्वेस्टमेंट होगी तब वो जो है दोबारा पार्टनरशिप के अंदर जो है वो पार्टनर्स जो होंगे उनके दरमियान जो है वो मसले वगैरह आ सकते हैं। तो एक डिसएडवांटेज है प्रॉफिट शेयरिंग का। तो प्रॉफिट शेयरिंग ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा प्रॉफिट ही शेयर होगा, तो लॉस जब होगा तो वो भी साथ में शेयर होगा दोनों का। अब अगली दफ़ा दोबारा उन्होंने इन्वेस्ट करना है तो फिर मसला हो जाता है दोनों में कि इतना इन्वेस्ट नहीं करना है, इसमें इतना करना है, उसमें इतना करना है। तो पार्टनरशिप के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं, ये प्रॉफिट शेयरिंग, ये इसका एक डिसएडवांटेज है हमारे पास। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इन पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर। तो पार्टनरशिप जो डीड है हमारे पास, तो उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के दरमियान एज पर एग्रीड रेशो इन पार्टनरशिप डीड। तो यही सेम चीज़ जैसे यहाँ पर हम देख चुके हैं कि पार्टनरशिप जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है, इसी तरह जो है लॉस शेयरिंग जो है, प्रॉफिट और लॉस दोनों जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड की जाती है जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके दरमियान। इक्वल परसेंटेज में नहीं होता। ये किस तरह से होगा, अगर इक्वली किया हुआ है उन्होंने 50-50, ये दो बंदे हैं तो फिर तो ठीक है, इक्वली हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा पार्टनर्स है और हर एक ने अपने अपने शेयर दिए हैं, मान के चलो किसी ने 25 किसी ने 50, तो मुख्तलिफ है, तो वो क्या होगा, एज पर एग्रीड रेशो इन पार्टनरशिप डीड। अब जिसने जितना जो है वो इन्वेस्ट किया है उसी के मुताबिक ही उसको एक परसेंटेज मिलेगी जो कि उन्होंने पहले एग्रीमेंट की होगी उसके मुताबिक, यानी एज पर एग्रीड रेशो। यानी मैं 25% इन्वेस्ट किया
तो मेरे को अब रेशो के मुताबिक मैंने एग्रीमेंट भी 25 का किया हुआ है, तो अब मेरे को इनमें मिलेगा कितना प्रॉफिट, 25 मिलेगा। अब ये नहीं है कि प्रॉफिट में मेरे को 50% चाहिए, जितना किया है उसके मुताबिक और पहले एग्रीमेंट होगा और उसी के मुताबिक ये चीज़ें चलेंगी। तो ये क्या होगा, एज पर एग्रीड रेशो, यानी जो एग्रीड रेशो पे हम एग्री हुए थे कि 25% होगा तो वही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलना। द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू बोरो फ्रॉम द बैंक आर मेंशनड इन, तो जो बोरो करते हैं हम पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो बैंक से तो हमारे पास किसके अंदर मेंशन है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये चीज़ मेंशनड है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग अ बिजनेस प्लान, तो क्या चीज़ें जो है उसको हम कंसिडर करना चाहिए, यानी उसको अहमियत देनी चाहिए जब हम कोई भी बिजनेस का जो है वो डिज़ाइन बना रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है, मार्केटिंग कंपोनेंट क्या है बिजनेस के, और फाइनेंशियल कंपोनेंट क्या है बिजनेस के। तो ये तीनों चीज़ें जो है जिनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। तो ऑल ऑफ द गिवन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। A firm that acquires another firm as a part of its overall business strategy is engaging in dash, तो ये किसके अंदर आएगा, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के अंदर आएगा। जब हमारे पास कोई भी फिल्म जो है किसी दूसरे फिल्म को एज पार्ट ऑफ इट्स ओवरऑल बिजनेस बना देती है, बिजनेस स्ट्रेटेजी यानी किसी और फिल्म के साथ जो है मदद लेती है, जो भी करती है उसको अपना जो है वो अपना पार्ट बना देती है ओवरऑल बिजनेस का, स्ट्रेटेजी का। इज इंगेजिंग इन डेश, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कहलाता है। नेक्स्ट द रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इट्स, तो जो भी रिकॉर्ड होता है किसी भी कंट्री का, उसका जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज बोलते हैं चीज़ें बेचने वगैरह का, बेचने और मंगवाने का, यानी यहाँ से बाहर भेजोगे तो एक्सपोर्ट कहलाता है, बाहर से मुल्क में लेकर आओगे कोई चीज़ तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहलाता है, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। हम चीज़ें ज़्यादा मंगवाते हैं और एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करते, कम ना के बराबर ही कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटी डिजाइन टू रिमूव बैरियर्स टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल बिटवीन नेशन, तो हमारे पास इनमें से कौन सा जो है वो ट्रीटी डिज़ाइन किया गया था ताकि हम जो बैरियर्स हैं यानी जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म कर सकें, टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल, तो था WTO, और इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ आर, तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ कौन कौन सी है, गवर्नमेंट पेमेंट्स टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स, बस ये सिंपल सी लाइन है, गवर्नमेंट की जो पेमेंट होती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की तो वो रिड्यूस कर सके ताकि वो प्राइस रिड्यूस कर सके एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर। If a very successful fast food restaurant has been ignoring customer concerns about the small war twice and twigans included in their kids meal, then manager should be focusing on improving the firm ethics, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, एथिक्स के अंदर आएगी। अगर फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और वो इग्नोर कर रहे हैं कस्टमर के कंसर्न को तो एक बुरी चीज़ होगी, तो क्या होगा हमारे पास, ये किसके अंदर आता है, एथिक्स के अंदर आता है। डैश इज अ डायमेंशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर आता है हायरिंग वगैरह करना, माइनॉरिटी वर्कर से सेफ प्रोडक्ट्स बनाना, पोल्यूशन ना हो, कम से कम हो, यूजिंग एनर्जी वाइजली एंड प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्क इन्वायरमेंट, और जो सेफ मतलब कोई मसला ना हो, जो भी काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये चीज़ें आती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्लानिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग एनवायरमेंट स्कैनिंग एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज एम्ड एट डिजाइन, तो ये क्या हमारे पास यहाँ पर ये MGT है, इसके अंदर ऐसी कहानियाँ लिखी होती हैं इन्होंने लंबी लंबी, तो इसके अंदर आपने इन्हीं चीज़ों को समझना है, बस उसकी डेफिनेशन कहीं लिख देंगे, कई एग्जाम्पल इतनी लंबी दे देंगे, उसको आपने समझ के जो है वो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। MGT मुश्किल नहीं होता, बस यही है कि बस आपके नज़र से चीज़ होकर गुजरनी चाहिए। इसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप MGT के हैंडआउट्स खोलोगे उसके अंदर आप स्टार्टिंग के 18 लेक्चर करोगे, 18 से पहले जो स्टार्टिंग के 10 लेक्चर्स हैं तो वो अगर आप करने बैठ जाओ उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेक्चर नंबर 1 भी अगर हम करें तो उसको समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, उन चीज़ों को याद रखने के लिए, क्योंकि लेक्चर 1 के अंदर उन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिख दी, हर एक पॉइंट के अंदर से MCQ बन सकता है, आ सकता है। तो लेक्चर वाइज भी मैं बनाऊंगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा हैंडआउट्स की जो है, क्योंकि वहाँ से आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये तो पास पेपर्स के MCQs हैं, इनमें से आपका पूरा का पूरा पेपर तो नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसके मैं 5 पार्ट सोच रहा हूँ कि बनाऊँ तकरीबन, तो ये पार्ट 2 है, इसके अलावा 3 और पार्ट्स बनाऊंगा जिसके अंदर तकरीबन जो है आपके पास पेपर ताकि कवर हो सके। 300-400 MCQs जब आप करोगे तो आपके इजीली 15 तक MCQs आ जाएंगे जो कि पास पेपर से होंगे। बाकी जो रिमेनिंग जिसने प्रिपरेशन करनी है MCQs को बेहतर बनाने के लिए, तो वो मेरी फिर हैंडआउट्स के जो लेक्चर वाइज लेक्चर्स होंगे उनको वो देख सकते हैं, और बाकी जो सब्जेक्टिव भी बनाऊंगा इसके ऊपर वो भी देख सकते हैं, ताकि मज़ीद जो है उनकी प्रिपरेशन सही हो जाए।
अब इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर होगा द राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड व्हेन एंड वेयर, यानी जब और जहां जरूरत हो। नेक्स्ट है MBTI इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट दैट हैज बीन यूज्ड टू सिलेक्ट candidate who will more likely engage in organizational citizenship behavior at work. However, critics of this test suggest that the result can change over time as a personality develop. Therefore, the MBTI personality test may be, तो जो MBTI के टेस्ट के बारे में यहाँ पर सारी की सारी बात हो रही है कि रिजल्ट जो है वो ओवर टाइम चेंज हो सकता है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है हमारे पास, ये वैलिड होता है लेकिन ये रिलायबल नहीं है। तो वैलिड है लेकिन रिलायबल नहीं है। तो MBTI पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो वैलिड है लेकिन रिलायबल नहीं है। सिलेक्शन डिवाइसेस दैट आर बेस्ड अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ द कैंडिडेट्स आर नोन एज, तो सिलेक्शन डिवाइसेस जो कि बेस्ड करती हैं फिजिकल कंडीशन के ऊपर कैंडिडेट्स के, वो क्या कहलाती हैं, मेडिकल टेस्ट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज अ टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या कहलाता है, रिप्लेसमेंट चार्ट होता है हमारे पास, जो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो टर्नओवर शो करता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो इसके ऊपर अगेन मैंने रिसर्च की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट चार्ट, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ना ही रिप्लेसमेंट चार्ट, ना ही पर चार्ट, ना ही बार चार्ट और ना ही ये गैंट चार्ट, इनमें से कोई भी चार्ट जो है हमारे पास वो टर्नओवर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो शो नहीं करता। तो इनमें से कोई भी चार्ट नहीं है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास तो उसके अंदर नन ऑफ द अबव का ऑप्शन आएगा, या फिर अगर नन ऑफ द अबव का ऑप्शन ना आए तो साथ में उन्होंने क्या लिखा होगा, टर्नओवर चार्ट। तो ये जो टर्नओवर है इसी तरह से नीचे उन्होंने लिखा होगा कि टर्नओवर चार्ट, बार चार्ट, ये चार्ट और वो चार्ट। तो ये अगर चार्ट नहीं है, इनमें से तो कोई भी चार्ट नहीं है, तो आपने नन ऑफ द ऑप्शन पे क्लिक कर देना है अगर ऑप्शन के अंदर मौजूद है, या फिर आपके पास अगर टर्नओवर चार्ट का ऑप्शन मौजूद है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके अलावा इनमें से कोई भी चार्ट जो है वो यूज नहीं होता टर्नओवर के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास करेक्ट नहीं है, इसको आपने क्रॉस मार देना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, नन वाला ऑप्शन होगा अगर मौजूद है। अगर नन ऑफ द अबव नहीं मौजूद तो फिर वहाँ पे टर्नओवर चार्ट मौजूद होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि इनमें से कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं मौजूद यहाँ पर। नेक्स्ट क्या हमारे पास, द होथॉर्न स्टडीज फाउंड, तो हमारे पास जो होथॉर्न स्टडीज है ये आपके बुक के अंदर बाकायदा हैंडआउट्स के अंदर मेंशन है। तो स्टडी ने क्या फाउंड किया, तो उस स्टडी ने क्या फाउंड किया तो वो हमने बताना है। और ये ऑप्शन देखो यहाँ पर, या अगर आप वैसे ही देखोगे, आपने ये पढ़ा हुआ नहीं भी है तो फिर भी आप ऑप्शन देके खुद ही समझ जाओगे। दैट वर्कर्स वर मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर व्हेन मैनेजर लेफ्ट देम अलोन, मैनेजर मान के चलो वेकेशन पे चले गए सारे, उनको अलग छोड़ दिया, बोले जो करने करो, मजे करो। तो वर्कर्स क्या मोटिवेट होंगे काम करने के लिए, ताकि वो मजीद से मजीद काम कर सके। वो अपना जो काम दिया हुआ है वो भी नहीं करेंगे सही से, उनकी भी ईद हो जाएगी। नेक्स्ट क्या ऑप्शन दिया हुआ है, मनी टू बी द प्राइमरी मोटिवेटर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, यानी फीमेल एम्प्लॉयज को सिर्फ और सिर्फ पैसा दो वो मोटिवेट होंगे, हो सकते हैं क्या बोले, सही है। ये ऑप्शन भी फालतू लिखा हुआ है इन्होंने। तो मोटिवेट जो है मेल और फीमेल होंगे तो मेल भी हो जाएंगे मोटिवेट, उनको भी पैसा दो, सही है। दैट इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, जो इकोनॉमिक फैक्टर होगा वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करेगा, नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास ये होथॉर्न स्टडीज जो है आपके इजीली जो है वो बता सकते हो। जो ऑप्शन रह गया ये तीनों तो फालतू लिखे हैं उन्होंने, तो करेक्ट ऑप्शन आपको एज इट इज डायरेक्ट पता चल जाएगा कि सोशल और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है और जो सोशल फैक्टर होता है। साइकोलॉजिकल के बारे में अभी आप हैंडआउट्स के अंदर जाके इसको सर्च करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड सर्च करो, तो वहाँ पर जाकर आपको चीज़ें पता चलेंगी कि जब आप एम्प्लॉय को थोड़ा स्पेशल फील कराते हो, ये स्टडी के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, एम्प्लॉय को जब आप स्पेशल फील कराते हो तो वो क्या करता है, वो खुश हो जाता है और वो बदले में क्या दे देता है, अपनी प्रोडक्टिविटी दे देता है। ये नए एम्प्लॉयज़ करते हैं, पुराने वाले बहुत होशियार होते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, वो खुश हो जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है मुझे कोई ख़ास वो फोकियत मिल रही है, कोई ख़ास जो है बॉस की तरफ से अटेंशन मिल रही है। तो क्या हो जाता है, वो खुश हो जाता है और प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा जो है वो हिस्सा लगाता है, यानी अपनी जान लगा देता है उस कंपनी की, सॉफ्टवेयर हाउस है जो भी ऑफिस है उसके लिए, मतलब उसके ऊपर पूरा जो है वो दिलो जान से काम करता है। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, क्योंकि उसने क्या किया, उसको हिट कर दिया, यानी उसको लगा कि हाँ ये तो बहुत खैर ख्वाह है मेरा बॉस, भाई मेरे बहुत ख्याल रख रहा है, बदले में उसको क्या चाहिए, प्रोडक्टिविटी, काम चाहिए, सही है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, अ पर्सन वो बाइज अ मोशन डिटेक्टर अलार्म फॉर हर हाउस। अच्छा, इसके बारे में वही बात हो रही है कि अगर कोई भी बंदा है हमारे पास, ये जो इसकी जो मान के चले कोई साइंटिस्ट होगा, इसकी जो रिसर्च होगी उसके मुताबिक क्या है कि जब कोई पर्सन कोई भी चीज़ बाय करता है, जैसे कोई मोशन डिटेक्टर हो गया, कोई अलार्म हो गया अपने घर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इज मोटिवेटेड टू डू सो इन एन अटेम्प्ट टू फुलफिल द फॉलोइंग नीड्स।
यानी वो ये अटेम्प्ट क्यों कर रहा है, इसका मतलब है उसको ज़रूरत होगी कि जब कोई उसके घर के अंदर चोरी करने आए तो वो सेंसर की वजह से क्या हो जाए, शोर करना शुरू कर दे, अलार्म बजना शुरू कर दे। तो ये सेंसर क्या करे, डिटेक्ट करे कि कौन दूसरा बंदा आ रहा है, खिड़की से आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, औरन बच जाएगा। तो ये एक सिस्टम होता है। अभी पाकिस्तान में तो मुश्किल है, सब ने नहीं लगाया होगा, लेकिन बाहर मुल्कों में ये चलता रहता है कि अलार्म वाला सिस्टम है। यहाँ पाकिस्तान में हो सकता है बहुत कम हो, तो ये अलार्म वाला सिस्टम बजना शुरू कर देता है। यानी आप मान के चलो रात को खिड़की से आ रहे हो, हल्का सा वो टच हो गए, खिड़की को खोलना शुरू किया, खिड़की दबाई, तो क्या बजेगा, अलार्म बजना शुरू कर देगा। और वो इतना तेज़ होगा कि क्या होगा, आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। तो ये क्या करते हैं, इस ऐसी सूरत में उस पर्सन जिसने लगाया अपने घर के अंदर, तो उसका कंसर्न क्या होगा, उसका कंसर्न क्या होगा कि लोगों को पता चले, सोशल यानी बाहर चीज़ें हो, सेल्फ एक्टिवेशन हो, स्टीम होती है, तीनों की चीज़ें नहीं होंगी। उसका मेन मकसद क्या है, सिक्योरिटी, अपने घर की हिफाजत। इसके लिए उसने ये अलार्म वगैरह चीज़ें लगाई हैं। कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन, वर्किंग कंडीशन एंड सैलरी आर करेक्टराइज एज, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, हाइजीन फैक्टर के अंदर आती है। इसी तरह आपने हर एक के ग्रोथ फैक्टर के एग्जांपल देख लेनी है, स्टीम फैक्टर के देख लेनी है, मोटिवेटिंग फैक्टर के देख लेनी है, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकते हैं। तो ये हाइजीन फैक्टर हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, हाइजीन फैक्टर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव एक्सपेक्टेंसी, तो एक्सपेक्टेंसी को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो डिलीवर रिवॉर्ड एज प्रोमिस, यानी जो आपने रिवॉर्ड जो है प्रॉमिस किया था वो दो। तो जिस तरह जो भी चीज़ होती है, अगर आप किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो तो आपको बॉस ने कहा कि भाई आपको जो है वो आपकी सही परफॉर्मेंस रही तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो वो जो रिवॉर्ड है वो आपको फिर मिलना चाहिए। ऐसा ना हो बॉस फिर भूल जाए, तो क्या हो जाए हमारे पास, डिलीवर रिवॉर्ड एज प्रोमिस, जो जिस चीज़ का वादा किया गया फिर वो उसी तरह से प्रोमिस जो की चीज़ है वो वैसे ही प्रोवाइड कर दी जाए। और ना एम्प्लॉय क्या करेगा वो फिर पता है आपको। द टर्म जॉब रोटेशन, तो जॉब रोटेशन से क्या मुराद है, मीन्स दैट स्टाफ इज मूव्ड पीरियोडिकली फ्रॉम टास्क टू टास्क इन ऑर्डर टू इंक्रीज वेराइटी एंड इंटरेस्ट, यानी घुमाते रहना। मीन्स दैट द स्टाफ इज मूव, यानी स्टाफ को आगे पीछे करते रहना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। इससे क्या होगा, वेराइटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्ट इंक्रीज वेराइटी एंड इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। मुख्तलिफ काम देंगे, मुख्तलिफ बंदों के साथ अटैच होगी, अलग अलग टीम के अंदर, एक टीम के अंदर गया उसके साथ काम किया, वहाँ से गया फिर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर किसी दूसरे टीम के साथ एक अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे। काम तो वही होता है लेकिन वो प्रोजेक्ट जो होता है वो माइंड चेंज होता रहता है। यानी मान के चलो कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है कोई, तो एक गेमिंग सॉफ्टवेयर बना दिया, दूसरा के बुक परचेजिंग का बना दिया, तो क्या हो जाएगा, वो दूसरी टीम में चला गया, वो उसने वो कंप्लीट किया, तीसरे प्रोजेक्ट। तो अलग अलग प्रोजेक्ट मुख्तलिफ टीम के अंदर मुख्तलिफ जो शफलिंग वगैरह होगी, तो ये रोटेशन किसके अंदर है, जॉब रोटेशन के अंदर आएगी। और इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा कि नया काम मिल रहा है, एक ही चीज़ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ बेसिक आइडिया इन द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास है टोटल कंपनी एफर्ट। इन डैश ऑफ मार्केटिंग अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ द कस्टमर आर सेटिस्फाइड, किस जो मार्केटिंग के अंदर होती है, इन डैश ऑफ मार्केटिंग, इन मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज के अंदर जो अनसेटिस्फाइड नीड होती है कस्टमर की, वो भी सेटिस्फाई की जाती है। तो वो कौन सी चीज़ होती है, मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सर्विसेज, तो सर्विसेज के बारे में क्या चीज़ ट्रू नहीं है, तो वो टेंजिबल है, तो ये हमारे पास ट्रू नहीं है। द डिग्री टू विच अ टूल आर टेस्ट मेयर व्हाट इट इज सपोज टू मेयर इज नोन एज वैलिडिटी कहलाता है हमारे पास, ये इसकी डेफिनेशन है। वैलिडिटी की आपने याद रख लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरली हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी किसके अंदर होती है हमारे पास, द ओनर ऑफ अ सोल प्रोप्रिएटरशिप, तो जो सोल प्रोप्रिएटरशिप होती है उसके अंदर हमारे पास जो है वो जनरली अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। व्हाट इज पोटेंशियली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्मॉल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्रिएटरशिप, प्रोप्रीटोरशिप, ये पता नहीं कैसे कैसे वर्ड लिखते हैं, प्रोप्रीटोरशिप। तो ये हमारे पास क्या पोटेंशियली बिगेस्ट एडवांटेज होगा किसी भी स्मॉल पार्टनरशिप के लिए, तो क्या है, रेजिंग कैपिटल। तो ये क्या होगा, पोटेंशियली द बिगेस्ट एडवेंट, तो बिगेस्ट एडवेंट होगा तो हमारे पास किसके लिए होगा, ये जो रेजिंग कैपिटल है उसके लिए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज लिमिटेड लायबिलिटी, तो हमारे पास अनलिमिटेड किसकी है, जो सोल प्रोप्रिएटरशिप है उसकी होगी, लेकिन जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है वो किसकी होती है, कॉरपोरेशन की होती है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी द एंटायर ओनरशिप इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल मोस्ट फ्रीली, तो हमारे पास जो कौन सी बिजनेस जो एंटिटी होती है जिसके अंदर हम जो कम्प्लीटली जो ओनरशिप होती है, ओनरशिप इंटरेस्ट वो ट्रांसफर कर देते हैं बगैर किसी मसले के, इजीली कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इनमें से कौन सा फॉल्स है, तो हमारे पास ये है, वन रीजन फॉर फेलियर ऑफ बिजनेसमैन इज दैट मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर यंगर देन 25 ईयर ओल्ड। तो ये हमारे पास एक फॉल्स रीजन है कि हम बोल रहे हैं कि जो भी 25 साल से कम एंटरप्रेन्योर होते हैं, यानी जिन्होंने कुछ उखाड़ दिया होता है, कुछ कोई कंपनी वगैरह बना दी, तो सारे के सारे जो है वो फेलियर होते हैं जो 25 साल से कम होते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक नॉनसेंस रीजन है। और भी ज़्यादातर बंदे तो इसी ईयर्स के अंदर जो है वो 25 से पहले लोग जो वैसे ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन फील्ड वगैरह के अंदर हो गए या वैसे ही काम हो गए, वो काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसेस चला रहे हैं। तो सारे यंगस्टर ही होते हैं 25 से पहले ही। तो ये हमारे पास क्या एक नॉनसेंस रीज़न इन्होंने दिया हुआ है, एक ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है, बाकी भी आप पढ़ सकते हो। तो ये क्या हमारे पास, वन रीज़न फॉर फेलियर ऑफ बिजनेस इज टू नेग्लेक्ट, यानी इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो बिजनेस फेलियर हो जाएगा। वन रीज़न फॉर फेलियर ऑफ बिजनेस इज वीक कंट्रोल सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सही है, हमने कौन सी स्टेटमेंट बतानी थी, फॉल्स वाली बतानी, तो ये फॉल्स है। तो फेलियर क्या है, अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया बिजनेस का तो क्या कहलाएगा, फेलियर कहलाएगा। हो सकता है कोई ऐसी डील आ गई आपके पास जो कि आपकी कंपनी को जो है वो आगे तक ले जा सकती है, यानी उसकी एक प्रमोशन वाला टाइम होता है, हर किसी का आता है, जिस तरह डाउनफॉल आता है इसी तरह एक अच्छा जो फेज आता है वो भी आता है, और आपने उस डील को नेग्लेक्ट कर दिया तो आपने जो है एक चांस खो दिया। तो ये क्या करता है, ये बिजनेस फेलियर के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद वन रीज़न फॉर फेलियर ऑफ बिजनेस इज वीक कंट्रोल सिस्टम। अगर कंट्रोल सिस्टम ही सही नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी चला रहा है, उसका पता ही नहीं है मैनेजर कौन है, किसका ओहदा कौन सा है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो किसी को कुछ पता है नहीं सिस्टम किस तरह चल रहा है। तो ये भी एक फेलियर होता है बिजनेस का। इस लैक ऑफ मैनेजरिकल एक्सपीरियंस, वही सेम चीज़ है, जब मैनेजर जो है वो मैनेज जो करने वाले बंदे हैं वही मज़े कर रहे हो, वो उनको ही काम से कोई लेना देना नहीं है, तो नीचे उनके अंडर जो काम कर रहे हैं वो भी वैसे ही होंगे, फिर वो भी दिलचस्पी नहीं लेंगे काम के अंदर, और क्या हो जाएगी, सबकी पार्टी शुरू हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, बिजनेस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर ये बोलेंगे जॉब चली गई। तो क्या हमारे पास वन रीज़न जो फेलियर ऑफ बिजनेस इज डेट, तो हमने क्या बताना है, फॉल्स इनमें से क्या चीज़ है। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू बात कही है, ये भी ट्रू बात कही है। जो फॉल्स चीज़ कही है कि 25 से कम उम्र बंदे जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बिजनेसमैन फेलियर होते हैं, यानी उन फेलियर बिजनेस का क्या होता है कि वो 25 से कम है इसीलिए उनका बिजनेस फेल होगा। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर इन्हीं का ही सक्सेसफुल होते हैं, जो बाकी जो होते हैं वो तो करते रहते हैं, बार बार फेल होते रहते हैं, 30 40 50 साल के हो जाते हैं, फेल उनका ज़्यादा होते हैं, वो लिख देते। जो कम उम्र वाले होते हैं वो 25 से कम, उनका ज़्यादातर बिजनेस क्या होता है, वो सक्सेसफुल चल ही जाते हैं, क्योंकि आजकल जो IT आ गई है तो IT के थ्रू जो लोग 25 से पहले जो है वो काफ़ी बड़ा काम कर देते हैं। तो ये हमारे पास फॉल्स होगा, बाकी ट्रू है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स दैट आर नीडेड इन ऑर्डर फॉर अ बिजनेस टू बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट एक्सेप्ट। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, फाइनेंशियल काउंसलर्स। Janzeb restaurant was sued when a customer suffered a several allergic reaction. As sole proprietor of the establishment, Janzeb will personally liable for any judgment against the restaurant due to. तो Janzeb restaurant was sued when a customer suffered a several allergic reaction, यानी रेस्टोरेंट को मान के चलो छिपकली चली गई, तो जानजेब भाई को क्या हो गया, एलर्जी हो गई, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। ऐसी सूरत में जो सोल प्रोप्रिएटर होगी एस्टेब्लिशमेंट की, जानजेब विल पर्सनली लायबल फॉर एनी जजमेंट अगेंस्ट द रेस्टोरेंट ड्यू टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, डैश कंप्राइज पार्टनर्स वूज लायबिलिटी इज लिमिटेड। तो ये किसके अंदर आएगा, इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी दे कंट्रीब्यूटेड टू द पार्टनरशिप। तो ये किसकी डेफिनेशन आएगी, लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर आएगी। डैश इज कंसिडर्ड अ प्राइमरी एडवांटेज टू फॉर्मिंग अ बिजनेस पार्टनरशिप। तो इंक्रीज स्पेशलाइजेशन आएगी हमारे पास, जो कि कंसिडर की जाएगी प्राइमरी एडवांटेज किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो डिसएडवांटेज जो होती है हमारे पास वो कौन सी होगी, हैविंग एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ कंट्रोल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश आर कंसिडर्ड टू बी बैरियर टू फ्री ट्रेड। तो सब्सिडीज जो होती है हमारे पास वो बैरियर कहलाती है, आर कंसिडर्ड टू बी बैरियर टू फ्री ट्रेड। A dash is an economic system in which the production of goods and services is left in the hand of private enterprise. तो प्राइवेट एंटरप्राइज की चीज़ हम क्या चीज़ हवाले करते हैं, जब हमारे पास डैश इकोनॉमिक सिस्टम हो। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। जब हम प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथ जो वो चीज़ें छोड़ देते हैं। डैश आर दोज पर्सनस who guarantee the company to buy the remaining shares if minimum requirement is not met। तो कौन होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। people in business and government face important ethical issues and decision।
तो वो लोग जो बिजनेस और गवर्नमेंट के अंदर होते हैं वो इम्पोर्टेंट इथिकल इशू और डिसीजन फेस करते हैं, वो कौन सा होता है? इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी ये क्या है, कम्युनिस्ट कंट्रीज होती है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती है, या सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के अंदर? तो ये हर जगह पे होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं और गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, बिजनेस और गवर्नमेंट दोनों इंपॉर्टेंट इथिकल इश्यूज और डिसीजन फेस करती है। तो ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हर जगह पे हो रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर। बिजनेस हर जगह है, गवर्नमेंट भी हर जगह है, तो मसले भी हर जगह ही होंगे, वो चीज़ें भी वही सेम फेस करेंगे हर जगह पर लोग। फॉलोइंग अप द एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्सेप्ट, तो कॉर्पोरेट सोसाइटी के जो मुख्तलिफ एडवांटेज लिखे हुए, लेकिन एक्सेप्ट तो ये चीज़ नहीं होगी कि लैक ऑफ प्रॉफिट इंसेंटिव, ये हमारे पास एडवांटेज नहीं है, बाकी सारे एडवांटेज है। डैश रेफर टू द स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल बिहेवियर, तो एथिक्स जो है वो रेफर करता है मॉरल बिहेवियर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन जॉब स्पेसिफिकेशन, तो एक्सपीरियंस मेंशन होता है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर, और मज़ा तब आता है जब आप पहली दफ़ा जॉब ढूंढ रहे हो और एक्सपीरियंस की जगह आप क्या लिखोगे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक फैक्टर, तो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर क्या चीज़ जो है वो इंक्लूड होती है, एक्सचेंज रेट इंक्लूड होता है इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर। नेक्स्ट है वेजेस आर पेड फॉर, तो वेजेस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं हमारे पास। जो फर्स्ट स्टेज होता है एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस का, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रेंचाइजिंग इज ट्रू, फ्रेंचाइजिंग इज मोस्ट विजिबल वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या, द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज, तो सोल ट्रेडर की लायबिलिटी क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो जो हमारे पास होती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये आपने एमसीक्यू गौर से पढ़ना, ये नहीं कि नॉन प्रॉफिट पढ़ लिया खुशी से यहाँ पर आ गए एनजीओ लिखा हुआ क्लिक मार दिया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कौन सी एग्जाम्पल नहीं है नॉन प्रॉफिट की, तो नॉन प्रॉफिट की कौन सी एग्जाम्पल नहीं है, तो नॉन प्रॉफिट की एग्जाम्पल कौन सी है वो पहले पता होनी चाहिए। तो एनजीओ भी वही सेम काम करती है, फलाई काम, ट्रस्ट भी वही सेम काम करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो बनाई जाती है उनका भी वही मकसद होता है कि गरीबों की मदद कर सकें, उनका काम ये नहीं होता कि कोई प्रॉफिट कमाना होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एनजीओ, ट्रस्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है सारी की सारी। लेकिन इनमें से एग्जाम्पल कौन सी नहीं है, ये तो एग्जाम्पल मैंने बता दी, 3 एग्जाम्पल है, लेकिन कौन सी नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप किसी भी बिजनेस के अंदर हमने करनी होती है, तो ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट के हमारे पास फर्स्ट डायरेक्टर आर यूजुअली नेम इन द, तो जो पहला डायरेक्टर होता है उसको यूजुअली नेम करते हैं किसके अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड, जो बैरियर्स होते हैं हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड के, उनके अंदर जो बैरियर्स मतलब रुकावटें होती हैं वो कौन कौन सी होती है, तो सोशल एंड कल्चर डिफरेंस होता है, जाहिर सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, सोशल और कल्चर दोनों चीज़ें होंगी। पॉलिटिकल और लीगल डिफरेंसेस भी होंगे, जाहिर से यहाँ का कोई और कानून वहाँ का कोई और कानून, मतलब ये नहीं कि टोटली चेंज होगा, हल्का फुल्का कुछ चीज़ों में अलग हो सकते हैं, हमारे पास कानून वगैरह चेंज हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी मसले हो सकते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंस भी होगा। ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ द गिवन पर हमने क्लिक कर देना है। तो पहला स्टेज क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये बार बार रिपीट हो रहा है। पॉलिटिकल एंड लीगल बैरियर टू ट्रेड इंक्लूड, तो पॉलिटिकल और लीगल बैरियर के अंदर जो हम ट्रेड करते हैं जिसको किसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो टैरिफ और कोटा दोनों इंक्लूड होता है। तो आपने क्या लिख लेना है, ये ऑल नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑल के अंदर ये नन भी आ सकता है ना, तो क्या लिखेंगे आप, बोथ एंड बी। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी, तो कॉर्पोरेट सोसाइटी के हमारे पास इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है, इसका मतलब है ये तीनों डिसएडवांटेज है, ये नहीं है, तो लैक ऑफ सीक्रेसी डिसएडवांटेज नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। A statutory report must be sent to every member of a company at least 21 डे, तो ये भी अगेन एक, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये क्विज़ेस के अंदर भी पूछेंगे, पेपर के मिड के अंदर भी पूछा जा सकता है आपसे कि 21 दिन से पहले जो है वो मीटिंग जो है वो हेल्ड होनी चाहिए, एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग इज टू बी हेल्ड। अ मार्केट सर्वे इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टेल्स यू, मार्केट का जो सर्वे है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज़ों में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल्स आर शॉपिंग एट अ स्टोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कितने बंदे और कितने टाइप्स के पीपल लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं स्टोर में। टेल्स यू व्हाट द कस्टमर विल बाय, ये भी बताते हैं कि कस्टमर क्या बाय करेगा। टेल्स यू हाउ मच द कस्टमर विल पे फॉर द प्रोडक्ट, और ये चीज़ भी बताते हैं कि आपके पास कस्टमर जो है वो कितना पे करेगा। अब ये इस चीज़ को समझने के लिए आप समझ सकते हो, मॉल वगैरह में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं, वहाँ पे कोई छोटी कंपनी का ब्रांड वहाँ पे नहीं रखा होगा। क्यों नहीं रखा होगा, क्योंकि वहाँ पर बंदे क्या आते हैं, बड़े बंदे आते हैं,
तो उनको क्या चीज़ें चाहिए होती है, महंगी और ब्रांडेड चीज़ें चाहिए होती हैं। तब अगर कोई अपनी चीज़ वहाँ पे रखेगा भी तो वहाँ पे वो पहले तो बात है वो किराया कहाँ से अफोर्ड करेगा। वहाँ पे जो है हमारे पास क्या होती है, महंगी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, तो किराया भी उसी तरह से महंगा होगा। तो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी वहाँ पर हाई लेवल की होंगी, और आपके ब्रांड की जो प्राइस होगी वो भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की प्राइस भी ज़्यादा होगी। और नॉर्मल अगर स्टोर की बात करो, नॉर्मल अगर गली मोहल्ले के छोटे मोटे लेवल की अगर आप बात करो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कस्टमर जो है वो जो है महंगी चीज़ें खरीदने वाले नहीं होंगे। वो क्या होंगे, वही जूता तो वही खरीदेंगे, वहाँ पे जो खरीद रहे हैं वो यहीं पे भी वही खरीदेंगे, लेकिन यहाँ वाला जो जूता होगा वो ब्रांड नहीं होगा और उसकी प्राइस भी कम होगी। तो यहाँ पे जो कस्टमर होंगे वहाँ पे वो अलग कस्टमर होंगे, तो दोनों कस्टमर में डिफरेंस आ गया। वो वाले कस्टमर जो है वो ज़्यादा प्राइस पे चीज़ें लेने के लिए तैयार है ब्रांडेड, और ये वाले जो है वो भले ब्रांड ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता इनको चीज़ सस्ती चाहिए। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हर एक के अंदर। तो ये नहीं बोल रहा मैं कि जो है यहाँ पे जो है वो गरीब है वहाँ पे अमीर है, तो हर एक का डिफरेंस होता है। जिसको ज़्यादा महंगी चीज़ चाहिए तो वो सही जगह पे जाएगा, मॉल के अंदर जाएगा, ब्रांडेड चीज़ मिलेगी वहाँ पर, डायरेक्ट जो उनके जो स्टोर होगा वही जाएंगे। यहाँ पे क्या होंगे, मान के चलो ब्रांड का नेम भी वही है लेकिन 2 नंबर चीज़ भेज रहे, ब्रांड का नाम वही है, तो वो यहीं से ही लेगा क्योंकि यहाँ पर इसको सस्ती मिलेगी, तो तभी यहाँ से ही लेगा। तो ये क्या हमारे पास, और हम देखते हैं कि प्राइस कम है ज़्यादा है, कौन से कस्टमर कहाँ पे लेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मेरा प्रोडक्ट लेंगे कौन। सही है, अब मेरा प्रोडक्ट लाखों का है और मैं बेच रहा हूँ गली मोहल्ले में, तो वो वहाँ पे नहीं बिकने वाला। उस चीज़ की उतनी वैल्यू होनी चाहिए और उसको उसी जगह पे बेचना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो बैरियर कौन से होते हैं, ये दोनों बैरियर है हमारे पास, सोशल और कल्चरल डिफरेंस, पॉलिटिकल और लीगल। तो आपने लिखोगे बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो कोर फंक्शन है वो कौन सा नहीं होता। तो ये 3 जो है ये कोर फंक्शन है, लेकिन लीडिंग जो है वो कोर फंक्शन नहीं है। इन डैश इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सम गुड्स फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड। तो वो कौन सी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल है उनको हम कन्वर्ट करते हैं गुड्स फिनिश के अंदर और सेमी फिनिश के अंदर, तो हमारे पास कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ये काम होता है। और यहाँ तक आपने जितने भी एमसीक्यूज देखे इसके अंदर हमने 85 प्लस एमसीक्यूज जो है वो कवर कर दिए हैं। और अगर इन टोटल बात करें, पिछली वीडियो को भी मिला के देखूं और इस वीडियो को भी मिला के देखूं, तो टोटल हमने 185 पास्ट पेपर के एमसीक्यूज कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस कंप्लीट देखी वो वाली और ये वाली भी कंप्लीट देखी, तो आपने कितने एमसीक्यूज कर लिए, 185, जो कि टोटली जो है हमारे पास पास्ट पेपर से लिए गए हैं। तो पास्ट पेपर आपने 185 एमसीक्यूज कर लिए हैं, और उसके अलावा और भी मैं अपलोड करूंगा। कम से कम आपने 300-400 एमसीक्यूज तो पास पेपर का लाजमी करने। अगर आप पास पेपर के भरोसे जा रहे हो या फिर आपने प्रिपरेशन करनी है कि भाई 15 तक एमसीक्यूज ईजिली हो जाने चाहिए, तो कम से कम आपने 300-400 एमसीक्यूज करके जाना है पास पेपर के, तभी जाकर हो सकता है। उसके बाद मजीद प्रिपरेशन करनी एमसीक्यूज के अंदर सब्जेक्टिव के लिए, उसकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट के अंदर ही अपलोड हो जाएंगी। तो जब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे तब तक सब चीज़ें अपलोड हो गई होंगी, क्योंकि मैं पहले से ही अपलोड कर रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें। तो ये क्या होगा, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में जाने, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चीज़ें मौजूद होंगी। ये वीडियोस जो बना रहा होता हूँ मैं ज़्यादातर ये BS फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बना रहा हूँ फिलहाल, जो कि CS 101 होगी, MGT 211 हो गया, ENG 101, CS 101 हो गया, PARC 301 हो गया, फिजिक्स 101 हो गया, ENG 101 हो गया। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये BS वालों के, वो तमाम के तमाम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में कवर कर रहा हूँ। ISL जैसे हो गया, ISL सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, उसका भी बनेंगे। तमाम सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं वो बनेंगे। MTH 100 जिन्होंने बायो ली थी, अभी उनको याद आया कि हमने CS IT या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, तो उनको क्या करना पड़ता है, MTH 100 भी पढ़नी पड़ती है। तो तमाम जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियोस बन रही है मिड टर्म की, तो उनको अगर आपने देखना है तो चैनल पे आपने जाना है, होम पे क्लिक करना है, वहाँ पर मैंने ऊपर हेडिंग डाली हुई है BS IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, और वहाँ पर उन प्लेलिस्ट दिया हुआ है, PARC 301, फिजिक्स 101, हर एक प्लेलिस्ट के अंदर उस सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी, बस आपने चैनल के अंदर जाकर उनको देख लेना है। अब ये MGT 211 की देखनी है तो नीचे प्लेलिस्ट में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक ऑन होगा, MGT 211 मिड टर्म प्रिपरेशन 2023 प्लेलिस्ट, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये वीडियो भी वहाँ पे शो हो जाएगी, पहले जो अपलोड की थी वो भी शो हो जाएगी, और जो ऑलरेडी बाद में अपलोड की हुई है वो भी वहाँ पर शो हो जाएगी, जहाँ से जो है आप इजीली तमाम के तमाम लेक्चर्स देख सकते हो। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मिड के बाद क्या आता है, फाइनल आता है, तो फाइनल की वीडियोस भी जो है ताकि आपको टाइम पर मिल सके
और आपको नोटिफिकेशन आया करे बाकायदा कि भाई हाँ फाइनल की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। अब जिनको पढ़ने हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो पहले से कैसे करोगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा कि हाँ इसने वीडियो अपलोड कर दी है, इसको देख लेते हैं। तो बस ये थी वीडियो, यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, इसके पार्ट 3 के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम मजीद MCQ कवर करेंगे। और इसी तरह मैं 3 पार्ट्स और बनाऊंगा, इसके 5 पार्ट बनाऊंगा, ताकि जो 5 पेपर हैं वो कम से कम आप 300-400 MCQs कर लो अच्छे से, और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जितने ज़्यादा MCQs करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके लिए आसान होगी और पेपर के अंदर फ़ायदा होगा। ज़्यादा पास पेपर करना ज़रूरी है अगर आप पास पेपर के ऊपर ही जा रहे हो। तो ये पास पेपर की सीरीज़ उनके लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ पास पेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और बाकी जो हमारे पास जिन्होंने वैसे प्रिपरेशन करनी है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। 15 MCQs आपके हो जाएंगे तो क्या बात हो जाएगी, ज़बरदस्त बात हो जाएगी। बाकी आप जो हैंडआउट्स वाली वीडियोस देखना वो भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर होंगी, सब्जेक्टिव की वीडियोस भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर होंगी, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।